साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भारतीय जनता पार्टी और संघ द्वारा जिन द्रौपदी मुर्मू जी को देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, क्या राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले इन्हीं आदिवासी महिला राष्ट्रपति महोदया का शुद्धिकरण किया जा रहा है? इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल पड़ी। सबसे पहले ट्राइबल आर्मी नाम के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा गया, क्या भारत के इतिहास में इस प्रकार से कभी किसी राष्ट्रपति के साथ हुआ है? ये क्या किया जा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मंत्रोच्चारण करके जिस तरीके से उनके ऊपर पुष्प और जल का छिड़काव किया जा रहा है, ये बेहद शर्मनाक और संदेहास्पद है। जरा वीडियो देखिए। इस वीडियो के वायरल होते ही रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट करते हुए लिखा, यह शुद्धिकरण मंत्रोच्चार है क्या? किसने मैनेज किया? इसके बाद यह चर्चा सोशल मीडिया पर चल पड़ी। अगर वास्तव में शुद्धिकरण मंत्रोच्चार है तो भारत गणराज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद के साथ भद्दा मजाक है, शर्मनाक है। इस घटना को देश के माथे पर कलंक माना जाना चाहिए। इस घटना के वायरल होते ही फिर से वही चर्चा सुर्खियों में आ गई कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ओबीसी वर्ग का कल्याण हुआ, जिस तरीके से रामनाथ कोविंद जी के रहते हुए दलितों का उद्धार हुआ, उसी तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी वर्ग का कल्याण होगा। लगातार ये सवाल उठने लगे, द्रौपदी मुर्मू जी को जिस वर्ग का बताते हुए राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाला गया है, क्या द्रौपदी मुर्मू जी उस वर्ग के खिलाफ हो रहे अन्यायों पर, उनकी जल जंगल जमीन पर पड़ रहे डाकों पर कुछ कर पाएंगी या नहीं? एक बार फिर से वो तस्वीरें वायरल होने लगी जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था। सबसे पहले वो जगह जगह मंदिरों में माथा टेकने पहुंची थीं, एक मंदिर में झाड़ू लगाते हुए दिखाई दी थीं। इसके बाद शिव का, जिसको वाहन कहा जाता है नंदी, उसके कान में कुछ कहती हुई, कुछ प्रार्थना करती हुई दिखाई दी थी। इसके बाद सूचना आई थी कि अन्य जगह भी वो मंदिर टहली। उस बात से इस बात की तुलना की गई थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जरा आप भी सोचिएगा कि जब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले तब कहीं ना कहीं माथा टेकने जरूर गए। उसी दौरान खबर यह भी आई कि कहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाल दिया गया, कहीं पर गर्भगृह जाने से मना कर दिया गया। बहरहाल नेशनल जनमत भी इस बात की तस्दीक कर चुका है कि जब वो राष्ट्रपति भवन से निकले, कार्यक्रम कुछ भी हो, लेकिन एक न एक जगह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ की मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को यह संदेश देने के लिए, रहो कहीं भी इस मानसिकता का गुलाम बनकर के रहना है। अब अंतर समझिए, लोग फिर इस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या संघ जब भी किसी को बड़ा पद देता है तो विपक्ष के लोग या तमाम सामाजिक चिंतन उनको मुखौटा या रबर स्टांप बता देते हैं। दोनों में अंतर क्या है? भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी का सिलेक्शन करती है तो इस बात का ध्यान रखती है कि वो किसी भी जाति, वर्ग, संप्रदाय का व्यक्ति हो, लेकिन अक्षरशः उनकी विचारधारा का पालन करता हो। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर भारत के विपक्षी दलों में यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से, मानसिकता से, अपने तथाकथित विचारकों की आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करती है। जिस व्यक्ति को पद पर बैठालती है तो यह देख लेती है कि हमारे विचारों से ओतप्रोत है या नहीं। रामनाथ कोविंद जी को बैठाला गया, अब द्रौपदी मुर्मू जी को बैठाला गया। लगातार जिस तरीके से उनके वीडियो और फोटो सामने आ रही हैं, उससे स्पष्ट है कि उनको बिरसा मुंडा से, उलगुलान से, जय जोहार से कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी को पिक करती है
तो उसमें देखती है कि वो तर्कवादी, विज्ञानवादी, मानववादी, कर्म पर विश्वास करने वाला, जन्म आधारित श्रेष्ठता से नफरत करने वाला, समाज की परेशानियों, दुख दर्द, तकलीफों पर आवाज उठाने वाला और अपने भाषणों में महापुरुषों के कर्मों का उल्लेख करने वाला नहीं होना चाहिए। उसके बनिस्पत वो मूक बधिर, मतलब अपने समाज की समस्याओं पर खामोश रहने वाला, नफरतवादी, घोर आडंबर, पूजा पाठ, पोंगा पंथ, दकियानूसी ख्यालातों वाला होना चाहिए। अपने भाषणों में काल्पनिक चरित्रों, शास्त्रों, वेद पुराणों का उल्लेख करने वाला होना चाहिए। मुस्लिम, पाकिस्तान, चीन, इनको देश की तमाम समस्याओं के लिए जिम्मेदार मानना चाहिए। आरक्षण विरोधी होना चाहिए, भाग्यवादी होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था का समर्थक होना चाहिए, जाति वर्चस्व को आंख मूंद करके स्वीकार करने वाला होना चाहिए। अगर ये तमाम सारी क्वालिटीज पिछड़े, दलित या किसी भी आदिवासी या यहां तक कि माइनॉरिटी वर्ग के भी व्यक्ति में है तो भारतीय जनता पार्टी को उससे तकलीफ नहीं है। ये इस बात का भी उदाहरण है जब लोग कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी पिछड़े, दलित या आदिवासी को आगे बढ़ाती है तो उनका मूल वोटर समझे जाने वाला ब्राह्मण वर्ग उस तरीके से विरोध नहीं करता है। जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जेडीयू, आरजेडी जैसी पार्टियां किसी ब्राह्मण को आगे बढ़ाती हैं, ठाकुर को आगे बढ़ाती हैं, तो उनके वोटरों को तकलीफ हो जाती है। दोनों का मूल अंतर समझिए। भारतीय जनता पार्टी जब पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुस्लिम में से किसी को पिक करती है तो यह ख्याल रखती है कि तुम्हें हमारी विचारधारा को प्रदर्शित करना ही करना है। जबकि ये तमाम विपक्षी दल की पार्टियां जब किसी का चयन करती हैं, ब्राह्मण, ठाकुर या अन्य किसी सवर्ण में, तो वो इनकी विचारधारा का हो ये जरूरी नहीं है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा को अगर छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में एक भी इस तरीके का सवर्ण नहीं है जो पिछड़े दलितों के आरक्षण का हिमायती हो और मुखर होकर के इस तरह से आवाज उठाता हो। खास तौर से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की पसंद जो भी ब्राह्मण होगा वो पूरी तरीके से फरसावादी और परशुराम में भरोसा रखने वाला होगा। न सिर्फ खुद रखेगा बल्कि जब इनके नेता आपके नेताओं के यहां गए तो उन्होंने उनको अपने मुताबिक ढाल लिया। विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, दोनों का उदाहरण देखिए। चुनाव के समय में घोषणाएं, तस्वीरें देखिए, स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने आपके तथाकथित पिछड़े दलित वर्ग के नेताओं को अपने अनुसार ढाल लिया। लेकिन जब आपका नेता कोई वहां गया तो सर्वश्रेष्ठ गुलाम का चयन करते हैं, वो वहां पहुंच करके उनकी विचारधारा का पूरी तरीके से मानसिक गुलाम हो गया। खैर, इन सब आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में नेशनल जनमत चाहता है कि द्रौपदी मुर्मू जी अपने वर्ग के कल्याण के लिए काम करेंगी और जिन हिमांशु कुमार को, वो भले ही जन्म से ब्राह्मण हैं लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं जंगल के नीचे झोपड़ी में जीवन काट करके तमाम आदिवासियों के हितों के लिए काम किया। जब सुरक्षा बलों द्वारा 16 निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी, उसको केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, 13 साल लड़ाई लड़ी, अभी उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम द्रौपदी मुर्मू जी अपनी उपयोगिता साबित करेंगी और आदिवासियों के लिए लड़ने वाले हिमांशु कुमार को इंसाफ दिलाने में मदद करेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अब इस हिसाब से डिसीजन लेता है कि फलाने व्यक्ति को सरकार कितना पसंद कर रही है। यह सरकार की मानसिकता के हिसाब से चल रहा है तो आज के आज रिलीव ले लो, नहीं चल रहा है तो 15 दिन, 1 महीने लटका दो। और अब नई परंपरा शुरू हुई है मैसेज देने के लिए कि सरकार के खिलाफ, इस विचारधारा के खिलाफ लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट आओगे तो हम लात मारते हुए तुम्हें भगा देंगे, तुम्हारे ऊपर 5 लाख का जुर्माना भी ठोक देंगे। इन सब बातों का एक दूसरा भी पहलू है। भारतीय जनता पार्टी और संघ जब भी किसी को कोई पद देता है तो निश्चित तौर पर उसको शक्ति विहीन बना देता है, लेकिन विभिन्न जाति, वर्ग, समाजों का प्रतिनिधित्व सेट कर रहा है। भले ही वो अपने वर्गों के लिए कुछ ना करें, मैक्सिमम लोगों को उनसे कुछ काम ही नहीं होता है। तमाम आदिवासी वर्ग के लोग वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, मगर एक संदेश जाता है, लोगों में उत्साह का माहौल बनता है, उनको लगता है कि मेरा व्यक्ति इतने ऊपर पद पर बैठा हुआ है। तमाम सारी पार्टियों ने
इससे पहले इस तरह के संतुलन को साधने की कोशिश नहीं की। अगर मुखौटों की बात है तो कांग्रेस सरकार में थी, वो भी मुखौटे बना सकती थी। अगर डिप्टी सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश में मुखौटों की बात है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी ये काम कर सकती थी। मगर उत्तर भारत के तमाम सारे राजनीतिक दल इतना बड़ा दिल नहीं दिखा पाए जब वो सत्ता में थे। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है, उसके पास मौका है, तो वो लगातार मुखौटे पे मुखौटे बैठा ले जा रही है और उन्हीं लोगों के माध्यम से उनके वर्गों का गला काटते जा रही है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।